नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। और आज हम देखने वाले हैं उत्तराखंड लोअर एंड अपर पीसीएस स्क्रीनिंग के लिए जनरल स्टडीज़ का पार्ट 4। तो जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए मैं बता दूं, पहले ये पार्ट 4 है। तो इससे पहले 3 पार्ट्स आ चुके हैं आपके जनरल स्टडीज़ के। और वो जो 3 के 3 पार्ट्स हैं वो मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए हैं, और आज का ये जो पार्ट 4 है वो भी मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। तो ताकि एग्ज़ाम तक आपको एक पूरी प्लेलिस्ट मिल जाए, ताकि आप एक बार रिवाइज़ कर पाएँ बाद में। ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं, इसका पीडीएफ भी मैं शेयर कर दूंगा। तो टेलीग्राम से जो लोग नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम से जुड़ जाना, वहाँ पर आपको पीडीएफ के साथ साथ अपडेट्स वगैरह भी मिल जाता है। तो टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करके रखना। तो ये जो पीडीएफ है अभी मैं थोड़ी देर में शेयर करूँगा टेलीग्राम पर। फिलहाल आज हम देखने वाले हैं पार्ट 4 जनरल स्टडीज़ का। अभी आपने थंबनेल में देखा होगा, मैंने लिखा है एग्ज़ाम डेट। एग्ज़ाम डेट कब होगा इसका, पीसीएस का, इसके बारे में काफ़ी डाउट रहता है। यानी कि स्क्रीनिंग का कब होगा, ठीक है। मेंस का तो अगले साल, उसके लिए अभी टाइम है, ठीक है। उसके लिए आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा। तो इसका एग्ज़ाम कब होगा ये रहता है डाउट, ये बड़ा सवाल है और काफ़ी लोग पूछते भी रहते हैं इसके बारे में। देखिए, अभी हाल ही में आपको पता होगा 1 से 2 दिन पहले लेक्चर वालों का मेंस का जो एग्ज़ाम डेट है वो आ चुका है, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था। यानी कि ऐसा लग रहा था कि उसमें थोड़ा डिले होगा और लगभग नवंबर या अक्टूबर के लास्ट में होगा, लेकिन अक्टूबर 7 से 10 के बीच ये हो चुका है फिक्स। तो मेरे हिसाब से यूकेपीएससी इस बार ये तय कर चुका है कि एग्ज़ाम जो है वो प्रॉपर टाइम पर लिए जाएंगे आपके। और आपने उनका एक मैसेज पढ़ा होगा, यूकेपीएससी जो लोक सेवा आयोग है, उन्होंने होम पेज पर एक मैसेज दिया है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग पूरी तरह से प्रिपेयर है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए, पीसीएस के ख़ास तौर से ये मेंशन किया गया है, ठीक है। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो एग्ज़ाम डेट होगा वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक्सपेक्टेड है, जाहिर सी बात है एक्सपेक्टेड है, एग्जैक्टली नहीं बता सकता है कोई भी। लेकिन लेक्चर की बात करें तो लेक्चर के हिसाब से अगर बात की जाए तो मेरे हिसाब से अक्टूबर 10 तक लेक्चर का एग्ज़ाम है। उसके बाद पूरे महीने आपको मिल जाएगा, यानी कि अक्टूबर में ना होके नवंबर फर्स्ट या सेकंड वीक में आप ये मान के चल सकते हैं कि इसका कैलेंडर आ जाएगा। यानी कि कौन कौन से शिफ्ट वाइज में एग्ज़ाम होगा या कैसे होगा, वनडे एग्ज़ाम होगा वैसे तो ये, ठीक है। तो वो देखना पड़ेगा कौन कौन से सेंटर होंगे। तो यानी कि एग्ज़ाम डेट का जो कैलेंडर है स्क्रीनिंग के लिए, वो आपका सेकेंड वीक मैक्सिमम आपका आ जाएगा, जिस मूड में अगर यूकेपीएससी है अगर बात करें तो, ठीक। और जो डेट है एग्जैक्ट एग्ज़ाम का, मेरे हिसाब से नवंबर लास्ट या फिर दिसंबर फर्स्ट वीक आप मान के चल सकते हैं मैक्सिमम लोअर पीसीएस के लिए। और उसके 1-2 हफ्ते बाद अपर पीसीएस का भी डेट आपको देखने को मिल जाएगा। तो आयोग ने भी ये मेंशन किया अपने मैसेज में कि वो इसी साल दोनों एग्ज़ाम का जो है कंडक्ट करवाने के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हैं। अब देखने वाली बात है कि कैंडिडेट्स कितना प्रिपेयर हैं। ये जो क्लासेस मैं अभी स्टार्ट कर दिया है मैंने, वो सिर्फ इस वजह से किया है क्योंकि मेरा मेन फोकस है स्क्रीनिंग के लिए। एक बार स्क्रीनिंग क्लियर हो जाए उसके बाद आप जो मेंस है उस पर फोकस कर पाएंगे, ठीक। तो जो कि 2 महीने अगर आप मान के चलते हैं तो बेहतर रहेगा। अगर आप ये सोच के चलेंगे कि अभी आपके पास 5-6 महीने का टाइम बचा हुआ है स्क्रीनिंग के लिए, तो मेरे हिसाब से ये गुड आइडिया नहीं है। अगर होता भी है 5-6 महीने, उसके हिसाब से भी अगर बात करें तो भी आपको ये मान के चलना है कि 2 या 3 महीने मैक्सिमम बचे हुए हैं, ताकि आपका जो प्रिपरेशन है वो एक अच्छा पॉजिटिव वे में चलता रहे, ठीक। तो इस वजह से क्लासेस स्टार्ट की गई हैं। अब आप इनको फॉलो करना है और अपने लेवल पर जो प्रिपेयर करते हैं वो आपको करते रहना है। बाकी जो पीडीएफ वगैरह मैं शेयर करते रहूँगा, बाद में आप इसको रिवाइज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो को लाइक कर देना अभी तक नहीं किया है तो, और चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है? ये जो क्वेश्चन है आपने देखा होगा कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। अगर आपने ऐसे एग्ज़ाम दिए जिसमें जीके वगैरह रहता है या फिर जीएस वगैरह रहता है, तो ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सा है ये आपसे पूछा गया है। आप इसका आंसर बता भी सकते हैं, गैस भी कर सकते हैं। करेक्ट आंसर होगा इसका एंडीज़, और आई थिंक काफ़ी लोगों ने यही आंसर किया होगा। इसके जो फैक्ट हैं वो मैं बता देता हूँ थोड़े से, ताकि कभी अगर फैक्ट से क्वेश्चन आ जाए इससे रिलेटेड तो कैसे आपको करना है। तो सबसे पहले तो ये कहाँ पर है ये आपको पता होना चाहिए। एंडीज़ पर्वतमाला जो है वो कहाँ पर है और कौन कौन सी कंट्रीज़ को कवर करता है, इसकी लेंथ क्या है, और बेसिकली इसका जो मैप में एरिया जहाँ पर ये है वो कौन सा है ये आपको पता होना चाहिए। तो सीधे मैं मैप में लेकर चलता हूँ, और मैप में इस मैप को देख के आपको समझ में आ गया होगा, ये है आपका साउथ अमेरिका। और इसमें इसका जो वेस्ट कोस्ट आप देख रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा ब्राउन जो डार्कर एरिया है, ठीक है, ये जो पूरा देख रहे हैं यहाँ तक का, ये पूरा जो है आपका एंडीज़ पर्वतमाला है, ठीक है। और ये काफ़ी सारी कंट्रीज़ को कवर करता है, मैं बताऊंगा अभी कौन कौन से है।
ठीक है, तो सबसे पहले इसके कुछ फैक्ट हैं वो आपको नोट डाउन करने हैं या फिर याद करने हैं। पहली चीज़ तो ये है कि ये साउथ अमेरिका में है पर्वतमाला। इसके अलावा ये वेस्ट कोस्ट पर स्थित है। ठीक है, साउथ अमेरिका में वेस्ट कोस्ट यानी कि जो पश्चिमी तट है वहाँ पर ये पूरा फैला हुआ है। इसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसका लेंथ कितना है, यानी कि ये पूरा कितना एरिया कवर करता है। लंबाई में अगर बात करें तो इसको नोट डाउन कर लो या फिर याद कर लो, 7000 किलोमीटर, 7000 किलोमीटर इसकी पूरी लंबाई है। और इस वजह से ये काफ़ी सारी कंट्रीज़ को कवर करता है। ठीक है, लंबाई की इतनी ज़्यादा लंबाई होने की वजह से। इसके अलावा अगर कभी पूछ लिया जाए कि इसका जो एवरेज हाइट है वो कितना है, ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि जो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है उसका औसतन ऊंचाई कितनी है। तो औसतन इसलिए क्योंकि अलग अलग चोटियों की अलग अलग ऊंचाई है और उसका जब एवरेज निकाला जाता है तो ये लगभग 4000 मीटर है। ठीक है, यानी कि 4 किलोमीटर के आसपास या फिर 13,000 फीट, अगर फुट में पूछा जाए तो 13,000 फीट के आसपास यहाँ पर ये इसका जो ऊंचाई है एवरेज वो है। कई बार इसकी चौड़ाई भी पूछ ली जाती है, तो ये लगभग 200 किलोमीटर एवरेज, लगभग अगर बात की जाए तो 200 किलोमीटर के आसपास है। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं कि ये कौन कौन सी कंट्रीज़ को कवर करता है। तो एक और मैप मैंने ऐड कर दिया है, तो इसको आप बाद में देख लेना अच्छे से। देखते हैं कौन कौन सी कंट्रीज़ को कवर करता है। तो मैं नाम बता देता हूँ। वैसे तो ये टोटल 7 कंट्रीज़ को कवर करता है, एक एक करके हम देख लेते हैं। पहला है वेनेजुएला। ठीक है, इस कंट्री में भी ये पर्वतमाला है। उसके बाद है आपका कोलंबिया, फिर उसके बाद एक्वाडोर, फिर होता है आपका पेरू। ठीक है, पेरू है ये कंट्री का नाम। इसके बाद है आपका चिली। ठीक है, ये जो चिली देख रहे हैं, चिली की बात करें तो ये जो कंट्री है ये सबसे लंबी, जो हम कह सकते हैं पर्वत जो है वो सबसे ज़्यादा लंबाई में यहीं पर स्थित है। ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा पर्वत का जो पार्ट आता है लंबाई में वो यहीं पर है, और आपको आइडिया भी लग रहा होगा मैप से। ठीक है, इसका जो कोस्ट लाइन है वो काफ़ी लंबा है इस वजह से। तो ये चीज़ है। और इसके अलावा एक अर्जेंटीना और एक और है बोलीविया। तो ये जो सारी कंट्रीज़ हैं इसको कवर करते हैं। टोटल 7 हैं, ये याद रखना। अगर डायरेक्ट कभी पूछा जाए कि जो एंडीज़ पर्वतमाला है वो कितने कंट्रीज़ को कवर करता है, तो 7 कंट्रीज़ को कवर करता है। ठीक, तो ये था इसके कुछ फैक्ट के क्वेश्चन, और इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका, भारत में लौह अयस्क के बृहत्तम उत्पादक राज्य का नाम बताइए। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि जो लौह अयस्क का उत्पादन करने वाले सबसे ज़्यादा जो उत्पादन करता है वो कौन सा राज्य है। झारखंड, बिहार, उड़ीसा या फिर छत्तीसगढ़। अयस्क की बात की गई है, लौह अयस्क की बात करें तो उड़ीसा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका, MRTP अधिनियम 1969 को प्रतियोगी अधिनियम 2002 के द्वारा प्रतिस्थापित किया जा चुका है, जो प्रभावी है कौन से साल से, ये पूछा गया है। तो MRTP क्या है और प्रतियोगी अधिनियम क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं क्या है ये। देखिए, MRTP की बात करें तो ये एक एक्ट है जो कि 1969 का है, यहाँ पर दिया भी गया है MRTP अधिनियम। तो शॉर्ट में इसे कहते हैं MRTP। इसका फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ, आप नोट डाउन कर लेना या फिर याद रख लेना। इसका जो फुल फॉर्म है वो है आपका मोनोपोलिस एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, ये इसका फुल फॉर्म है। और हिंदी में इसे कहते हैं एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम, और ये जो है 1969 का है। ठीक, तो कौन से साल का अधिनियम है ये भी आपको पता होना चाहिए। इस अधिनियम को रिप्लेस किया गया था CCI द्वारा, जिसे हम कहते हैं प्रतियोगी अधिनियम 2002 का। और शॉर्ट में अगर कभी आ जाए CCI तो कंफ्यूज मत होना, CCI यानी कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट 2002 का है ये। ठीक, और इसमें अमेंडमेंट करके, पहला तो ये प्रतिस्थापित हो चुका है इसके द्वारा, लेकिन ये जो 2002 का है इसको भी अमेंडमेंट करके बदला गया था। और ये जो बदला गया था वो था प्रतिस्पर्धा संशोधन अधिनियम, ये 2007 का है, इसको भी याद रखना। 2007 में इसका संशोधन हुआ था और इसमें कुछ चेंजेस किए गए थे, और ये जो प्रभावी हुआ था वो 2009 से हुआ था। ठीक है, वैसे 2007 भी दिया गया है, लेकिन पूछा गया प्रभावी कब हुआ था। अगर पूछा जाता कि जो अमेंडमेंट एक्ट है, प्रतियोगी अधिनियम 2002 का जो अमेंडमेंट एक्ट है वो कब यहाँ पर कह सकते हैं आया था एक्ट, तो वो 2007 में आया था। पूरी तरह से ये जो लागू हुआ था वो 2009 से स्टार्ट हुआ था, तो 2009 ही है करेक्ट आंसर होगा इसका। वैसे ये MRTP या फिर जो प्रतियोगी अधिनियम है क्या, तो देखिए बेसिकली ये जो एक्ट है या ये जो पूरा एक्ट बनाया गया था उसका मेन मकसद ये था कि जो
प्रतियोगी भावनाएं हैं, ठीक है, उसको बढ़ाने के लिए, उस पर काम करने के लिए, इसलिए ये बनाया गया था। ठीक है, तो ये एक्ट है आपका 2002 का, बाद में इसमें अमेंडमेंट हुआ था जो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पूंजी व्यापार में कार्य करती है? केंद्रीय बैंक, वाणिज्यिक बैंक, निवेश बैंक या फिर बिल ब्रोकर्स। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स में जो सिलेबस में आपको दिया है उसके अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं। वैसे ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है इस बार भी। तो जो बैंकिंग सिस्टम है इसको आपको एक बार अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और उसका इकोनॉमिक्स से क्या रिलेशन है उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका निवेश बैंक। ठीक है, जो पूंजी व्यवहार में कार्य करती है वो है आपका निवेश बैंक। इसके बाद है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत में केंद्र सरकार द्वारा नहीं आरोपित किया जाता है? जो टैक्सेस हैं वो काफ़ी तरह के हैं। ठीक है, जैसे इनकम टैक्स जो मोस्ट फेमिलियर है, सर्विस टैक्स है, निगम कर, मनोरंजन कर, इनमें से कौन सा ऐसा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली अप्लाई नहीं करती है जनरली? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मनोरंजन कर। और इसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहें डिटेल में तो आर्टिकल 246 है, उसको आप पढ़ सकते हैं या फिर ऑनलाइन सर्च करके भी इसको पढ़ सकते हैं। मनोरंजन कर की बात करें या फिर एंटरटेनमेंट टैक्स जो होता है वो केंद्र सरकार द्वारा आरोपित नहीं होता है। ये जो पूरा टैक्स है वो राज्य सरकार के अंदर आता है और इसका जो रेवेन्यू है वो राज्य सरकार को ही जाता है। ठीक, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है इसमें पॉइंट, इसको याद रखना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, औद्योगिक नीति 1977 का मुख्य बल था, क्या था ये पूछा गया है। ठीक है, बृहत स्तरीय उद्योगों पर, मध्य स्तरीय उद्योगों पर, लघु और कुटीर उद्योगों पर, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा लघु और कुटीर उद्योगों पर। ठीक, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। औद्योगिक नीति 1977 का जो मेन फोकस था वो लघु और कुटीर उद्योगों पर था। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, किस औद्योगिक नीति में भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था के ढांचे पर विचार किया गया? ये भी आपका इकोनॉमिक का क्वेश्चन है, हिस्ट्री से रिलेटेड थोड़ा बहुत। तो ये जो औद्योगिक नीति था ये था आपका 1948 का, 1948 का। इसके बाद है आपका, किस राज्य में जैतापुर नाभिकीय संयंत्र स्थित है? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु। तो याद रखना जैतापुर नाभिकीय संयंत्र जो है वो है आपका महाराष्ट्र में। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका, कर आधार में वृद्धि के साथ जब कर की दर घटती जाती है तब ये कर कहलाते हैं। कर आधार की वृद्धि के साथ जब कर की दर घटती जाती है तो ये कहलाता है आपका प्रतिगामी कर। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, इसे कहते हैं प्रतिगामी कर। इसके बाद भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार भारत की संचित निधि की सुरक्षा पर उधार ले सकती है? यानी कि जो संचित निधि है उसको उधार के तौर पर ले सकती है। कौन से एक्ट में है ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह है आपका आर्टिकल 292, अनुच्छेद 292 में ये मेंशन्ड है। इसके बाद देखिए, कीमतों में वृद्धि के दौरान किसको लाभ होता है? अगेन इकोनॉमी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज मेनली हम पॉलिटी इकोनॉमी क्वेश्चन देख रहे हैं। तो कीमतों में वृद्धि के दौरान किसको लाभ होता है? ऋणी को होता है, ऋणदाता। ऋणी मतलब जो कर्ज में हो या फिर जिसने उधार लिया हो उसे कहते हैं ऋणी। ऋणदाता यानी कि जो कर्ज देता है, जैसे लोन्स वगैरह आप लेते हैं तो बैंक होता है आपका ऋणदाता और जो ग्राहक होते हैं वो ऋणी होते हैं अगर लोन लेते हैं आप। तो तीसरा ऑप्शन है ए एंड बी बोथ या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा ऋणी। जब कीमतों में वृद्धि होती है तो इससे किसको लाभ मिलता है? जो कर लेता है उनको, ना कि जो कर देता है। या माफ़ कीजिए, कर कह रहा हूँ मैं यहाँ पर, जो ऋण देता है वो यहाँ पर नुकसान में रहता है जबकि जो ऋणी है वो यहाँ पर फ़ायदे में रहता है। कैसे रहता है? एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझने की कोशिश करें तो देखिए, मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए का लोन लिया और आपने एक पीस ऑफ लैंड ख़रीदा और वो जो ख़रीदा था आपने 2005 में ख़रीदा था। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मान लेते हैं उस समय वो जो लैंड था अगर बात करें 10 एकड़ का था फॉर एग्ज़ाम्पल, ऐसी मान लेते हैं, और वो आपने 5 लाख रुपए में सिर्फ ख़रीद लिया था 2005 में। ठीक है, अब चूँकि कीमतों में वृद्धि हो रही है जिसे मुद्रास्फीति भी कह देते हैं। ठीक है, तो मुद्रास्फीति की वजह से जो कीमतों में वृद्धि होती है उससे नुकसान जो होता है वो ऋणदाता को होता है। कैसे होता है?
5 लाख में ऋण व्यक्ति ने लिया, 5 लाख का ऋण लिया और 2005 में उसने ज़मीन खरीद ली 5 लाख की। अब 2020 की बात करें तो उस 5 लाख की जो लैंड है या फिर जो आपका भूमि है जो ख़रीदा गया था वो फ़िलहाल 50 लाख के अराउंड हो चुका होगा। ठीक है, किसकी वजह से? कीमतों में वृद्धि की वजह से। अब मान लीजिए कुछ परसेंट टैक्स, माफ़ कीजिएगा, कुछ परसेंट जो ब्याज है, ठीक है, वो यहाँ पर आपको देना पड़ा 5 लाख लेने के बाद बैंक को। अब देखिए जो ब्याज होता है वो 5 से 10% या 20% के आसपास रहता है जनरली। ठीक है, तो इतने सालों में कुल मिला के 50 लाख तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 लाख 20 लाख अगर आपका होता है तो भी फ़ायदा किसको मिल रहा है? 30 लाख का 2020 में ऋणी को मिल रहा है। ठीक है, तो ये एक बेसिक कंक्लूज़न इससे निकलता है कि ऋणी को फ़ायदा मिलता है क्योंकि जो ज़मीन का भाव है अगर बात करें तो वो काफ़ी बढ़ जाता है बजाय कि जो ऋण लिया गया है और उसका जो ब्याज है उसको मिला के अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो इसमें ऋणी को फ़ायदा होता है ना कि ऋणदाता को। आई होप इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपको मिला होगा। ठीक है, मैंने कोशिश किया है। इसके बाद देखिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? दादा भाई नौरोजी ने। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बुक्स हैं हिस्ट्री के वो आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, तो बुक्स को एक बार पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है आपका, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? बहुत बार क्वेश्चन आया है ये। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है, इजी क्वेश्चन है। प्रस्तावना को कहा जाता है, आपने गेस कर लिया होगा। इसके बाद देखते हैं, भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था, कब किया गया था ये आपको बताना है। तो ये किया गया था आपका 26 नवंबर 1949 को। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद, संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया? जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, मौलिक जो अधिकार हैं, उसमें संपत्ति के अधिकार को कौन से अमेंडमेंट के तहत हटाया था? नंबर आपको बताना है, 40वां था, 42वां था, 44वां था या फिर 46वां था। 44th अमेंडमेंट जो था वो था ये। तो सी ऑप्शन इसको याद रखना। इसके बाद है, भारत की संसद में सम्मिलित है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, मंत्रिपरिषद या फिर केवल राष्ट्रपति और लोकसभा। तो गैस कर लिया होगा आप लोगों ने, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के पदभार को कौन संभालता है? तो ऑप्शन है, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री या फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो ऐसे किसी केस में अगर राष्ट्रपति हो या वाइस प्रेसिडेंट हो, अगर वो अनुपस्थित रहते हैं या किसी भी कारण से, तो इस केस में ऐसा कौन होगा जो उस पद को संभालेगा या उस पद को एज अ प्रेसिडेंट उसका पदभार संभालेगा? क्या वो प्रधानमंत्री होगा, क्या वो लोकसभा अध्यक्ष होंगे या फिर गृह मंत्री होंगे या फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, काफ़ी लोगों ने गैस कर लिया होगा आई थिंक। तो जो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है, उसके जो मेन चीफ जस्टिस हैं वो जो हैं एज अ प्रेसिडेंट उनका जो पदभार है वो संभाल सकते हैं, ऐसा संविधान के अकॉर्डिंग बात करें तो इसको बताया गया है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो ही ऐसा कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। ठीक, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। देखिए आपको याद होगा, मैंने सुप्रीम कोर्ट का एक जो क्वेश्चन था आई थिंक पहले ही क्लास में था, तो उसमें मैंने डिटेल में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं वो कैसे नियुक्त होते हैं और मुख्य न्यायाधीश और जो अदर जजेस हैं वो कितने हैं और स्टार्टिंग में कितने थे, कैसे नियुक्त किए जाते हैं, पार्लियामेंट का क्या भूमिका है, मंत्री परिषद जो है आपका उसकी क्या भूमिका है, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर बताया था। ठीक है, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है, एक बार देख लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामान्यतः संसद के 2 अधिवेशनों के मध्य अंतर इससे अधिक नहीं होना चाहिए। जो 2 सेशन से अधिवेशन है उसके मध्य कितना अंतर होता है मैक्सिमम, ये पूछा गया है, यानी कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 6 महीने का होता है, ये पता ही होगा आपको। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके सामान्य कार्यकाल से पूर्व हटाया जा सकता है?
किसके द्वारा हटाया जा सकता है पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पहला ऑप्शन, यानी कि संसद के दोनों सदनों की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा। देखिए हटाएगा तो राष्ट्रपति ही, ठीक है, उनके कार्यकाल से पूर्व, लेकिन उसमें जो पार्लियामेंट है यानी कि लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर इसका फैसला करेंगे। और मेनली जब जो दोनों सदन हैं वो इसकी संस्तुति कर लेंगे बहुमत के साथ, तो उसके बाद राष्ट्रपति उनको हटा सकता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। पार्लियामेंट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर बात करें पॉलिटी की तो पार्लियामेंट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ये दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। अगर पीसीएस की बात करें तो इसको समझना बहुत अच्छे से इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए, निम्न में से कौन सर्वोच्च राजस्व न्यायालय है? ये आपसे पूछा गया है। मजिस्ट्रेट का न्यायालय, आयुक्त का न्यायालय, उपायुक्त का न्यायालय या फिर राजस्व का न्यायालय, माफ़ कीजिएगा राजस्व मंडल है। तो इसमें से कौन सा होगा? यही इसका राइट आंसर है, डी ऑप्शन राजस्व मंडल। राजस्व मंडल की बात करें तो ये अजमेर राजस्थान में है। और कब इसकी स्थापना की गई थी तो इसको देख लेना, 7 अप्रैल 1949 में, 1949 में ये स्टैब्लिश हो गया था। इसके जो पहले चीफ थे वो कौन थे? बृज चंद्र शर्मा। ये भी नाम याद रखना अगर पूछ लिया जाए कभी कि जो सर्वोच्च राजस्व न्यायालय है उसके पहले जो अध्यक्ष या फिर चीफ थे वो थे आपके बृज चंद्र शर्मा। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके लिए है, अभी प्रेजेंट टाइम में जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं उनका नाम आपको बताना है। ठीक, तो पता है तो आप कमेंट करके बता दें, वरना आप रिसर्च करके बता सकते हैं। इसके बाद देखिए, मंत्रिमंडलीय सरकार में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निहित होती है? मंत्रिपरिषद में, प्रधानमंत्री, संविधान में या फिर संसद में? मंत्रिमंडलीय सरकार की बात की गई है, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। जो मंत्रिपरिषद है उसमें ये निहित होती है कार्यपालिका शक्ति। इसके बाद है आपका, भारतीय संविधान का भाग 9 क या फिर 9A जो है वो संबंधित है किससे? तो जो पार्ट 9 है वो पंचायत से संबंधित है, और इसका जो पार्ट 9A है वो है आपका नगर पालिकाओं से। ठीक, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 9 क की बात की गई है ना, 9A की बात की गई है इसका मतलब, तो इस वजह से बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए, किसकी असफलता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया? यानी कि कौन सा ऐसा मिशन था जो या फिर सम्मेलन था जो अनसक्सेसफुल रहा, जिसके बाद जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो प्रारंभ हो गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ना उन्होंने इसको प्रारंभ कर दिया था अपनी तरफ से। तो क्रिस्प मिशन था, शिमला सम्मेलन था, मंत्रिमंडल मिशन था, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आई थिंक काफ़ी लोगों ने गेस कर लिया होगा, क्रिप्स मिशन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्रिप्स मिशन के बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ये जो मिशन था बेसिकली जो संविधान निर्माण है इसको लेकर जो समस्याएं थी उसको सॉल्व करने के लिए भेजा गया था। कहाँ, किसके द्वारा? इसका जो नेतृत्व किया था वो स्टैफोर्ड क्रिप्स ने किया था, और ब्रिटिश द्वारा ये भेजा गया था। ठीक है, ब्रिटेन द्वारा, उस समय जो वहाँ पर थे मुख्य उनके द्वारा। तो स्टैफोर्ड क्रिप्स इनके नेतृत्व में ये भारत में लाया गया था, लेकिन ये अनसक्सेसफुल रहा बुरी तरह से। इसका एक मेन रीज़न ये था कि ये जो प्रस्ताव था इसमें एक तो ये चीज़ था कि जो भारत है उसको पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दिया गया था। इसके अलावा इसमें ये था कि विभाजन के साथ इसमें डोमिनिस जो स्टेटस है उसकी पेशकश की गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ था, इस वजह से ये अनसक्सेसफुल रहा, इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। ठीक है, और इसके बाद ही जो है आपका जो कांग्रेस है, राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ किया था। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद, वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था बी ऑप्शन, इस्लाम के शुद्धिकरण के लिए। ठीक, तो ये था वहाबी आंदोलन की बात करें तो बेसिकली ये इस्लाम के शुद्धिकरण के लिए ही था। और ये जो आंदोलन चला वो काफ़ी लंबा आंदोलन था। ठीक है, छोटा आंदोलन नहीं था, काफ़ी सालों तक ये चला था। तो ये 1828 से लेकर 88 तक ये चला था, लगभग 60 वर्ष तक ये चला था। कई बार पूछ लिया जाता है कि इसके प्रवर्तक कौन थे, तो सैयद अहमद थे इसके प्रवर्तक। ठीक है, इस आंदोलन के नाम याद रखना। इसके बाद है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? किसने किया था आपको बताना है। 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं, इसका राइट आंसर होगा अंबिका चरण मजमुदार। ये जो थे इन्होंने
जो लखनऊ अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक, और ये जो अधिवेशन था लखनऊ का वो 31वां था, आई थिंक 31वां सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और जो कि 1916 में हुआ था। ठीक, ये है कौन वैसे? अंबिका चरण मजदूआ अगर बात करें तो ये बंगाली इंडियन पॉलिटिशियन थे। ठीक है, बंगाली थे। ठीक है, और इन्होंने प्रेसिडेंट के तौर पर भी काम किया था। और 31वां जो सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1916 का, ठीक है, उसके ये अध्यक्ष के तौर पर थे। और इसके अलावा लखनऊ पैक्ट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, जो कि साइन हुआ था किसके बीच? इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। तो याद रखना, अगर कहीं पूछा जाए कि लखनऊ पैक्ट जो कि इसी सेशन में 31वें सेशन में साइन किया गया था 1916 के, वो हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, अंबिका चरण मजमूदार। इसके बाद है आपका, निम्न में से कौन अतिवादी नेता था? अतिवादी मतलब एक्सट्रीमिज्म जिसे कहते हैं। अतिवादी जो ब्रॉड माइंडेड होते हैं, यानी कि जो ब्रॉड स्टेप्स लेते हैं किसी चीज़ को लेकर। ठीक है, तो यही पूछा गया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, अरविंदो घोष या फिर महादेव गोविंद राणाडे। करेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताना है। करेक्ट आंसर होगा अरविंदो घोष। ठीक है, अरविंदो घोष का नाम आपने सुना ही है। अरविंदो घोष की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। 15 अगस्त 1872 में इनका जन्म हुआ था। ये कौन थे? ये फिलोसोफर थे, यानी कि जो फिलॉसफी की बात करें तो ये थे वो, जो फिलोसोफर को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। फिलोसोफर थे, इसके अलावा योगा गुरु थे, महर्षि तो थे ही ये, इसके अलावा इंडियन नेशनलिस्ट थे। ठीक, तो ये काफ़ी सारे चीज़ों में इनको महारत मिली थी, कुछ बुक्स वगैरह भी इन्होंने लिखी थी। तो ये जो थे अतिवादी नेता थे। ठीक है, यानी कि ये ब्रॉड स्टेप्स लेते थे, और जो भी था उस समय का माहौल उसके अकॉर्डिंग बात करें तो इन्होंने काफ़ी सारे ब्रॉड स्टेप लिए थे जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसमें। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा अरविंदो घोष। इसके बाद है आपका 1930 के दशक में बिहार में कृषक आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? सी आर दास, स्वामी सहजानंद, मुजफ्फर अहमद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वामी सहजानंद। ठीक है, 1930 के दशक में जो कृषक आंदोलन हुआ था उसके अग्रणी नेता थे स्वामी सहजानंद। इसके बाद है आपका उत्तराखंड के उस प्रसिद्ध सिनेमा कलाकार का नाम बताइए। अब देखिए, इसमें इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, कल्चर, आर्ट, एंटरटेनमेंट। ठीक है, उत्तराखंड का जो है मेनली उससे क्वेश्चन जनरली देखने को मिलता है, या फिर कई बार क्वेश्चन आपको जो ऑस्कर है उससे देखने को मिल जाते हैं जनरली। ठीक है, तो उत्तराखंड के उस प्रसिद्ध सिनेमा कलाकार का नाम बताइए जिसे फ्रांस के श्रेष्ठ अभिनय के लिए पुरस्कार दिया गया। निर्मल पांडे, प्रसून जोशी, हिमानी शिवपुरी या फिर कोई नहीं, तो निर्मल पांडे इनका नाम है, इनको ये दिया गया था। ठीक, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, एक और बुक पर क्वेश्चन पूछ लिया गया है। बोरीवली से बोरीबंदर तक पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चन है, शैलेश मटियानी। ठीक, और आज के लिए जो आखिरी क्वेश्चन है वो है आपका, उत्तराखंड में RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, RBI जो है, इसका उप कार्यालय कब स्थापित किया गया था? ये पूछा गया है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 30 जून 2006 में ये किया गया था। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। ठीक है, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। बाकी इस तरह के जो क्लासेस है वो मैं कोशिश करूँगा जल्दी से लाने की। ठीक है, जितना समय मिलेगा मुझे। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, और कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो को लाइक कर देना, अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर भी कर देना। तो धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। स्टे होम, स्टे सेफ।